गाइस, आज हमें जो बात करनी है वो रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं है। सर आप लास्ट वाले लेक्चर में कह रहे थे कि हम रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ेंगे। कुछ बेसिक सी बातें रह गई हैं जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे मेन चीज़ जो है उस बंदे के बारे में तो हमने अभी तक बात करी ही नहीं है जो एक्चुअल में टैक्स पे करता है। यानी मैंने कहा अगर मिस्टर ए हैं, कौन है मिस्टर ए, वो आपकी नज़रों में अभी तक क्या होते थे, एक पर्सन होते थे, लेकिन इनकम टैक्स उन्हें किस नाम से बुलाता है, असेसी के नाम से। किस नाम से, ASSE यानी असेसी के नाम से बुलाता है। हिंदी में अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको बोला जाता है हिंदी में करदाता। क्या बोला जाता है, करदाता। और इसकी जो डेफिनेशन गिवन है आपके सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में। सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 कहता है एक वो व्यक्ति जो लायबल है टैक्स देने के लिए, इनकम टैक्स देने के लिए, इज कॉल्ड असेसी। क्या सर इतना ही है? नहीं, कुछ टाइप्स भी हैं। क्या कह रहा है कि an assessee means a person who is liable to pay any tax, यानी कि कोई भी टैक्स देने के लिए अगर वो व्यक्ति क्या है, लायबल है, वो क्या कहलाता है, असेसी कहलाता है। मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। किस में लिखा हुआ है, सेक्शन 2 में। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है an assessee means a person who is liable to pay any tax। ध्यान रखना, एनी टैक्स का मतलब है कोई भी कर, यानी कि चार्जेस अगर चुकाने हैं उसको, वो लायबल बनता है, वो जिम्मेदार होता है कुछ टैक्स पे करने के लिए, तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है, असेसी कहलाता है। क्लियर है, हटा दें, कोई बात नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ऑफ इनकम टैक्स। चलिए अब असेसी की बात करते हैं कि ये कितने प्रकार के हो सकते हैं। देखो भाई, असेसी की बात करें तो एक हो जाएगा आपका नॉर्मल असेसी। नॉर्मल असेसी। एक होता है आपका डीम्ड असेसी। डीम्ड असेसी यानी कि नॉर्मल असेसी तो वो बंदा जो अपने टैक्स के लिए लायबल है। सीधी बात, मैंने कमाया, मुझे टैक्स देना, बात खत्म, मैं लायबल हूँ, मैं नॉर्मल असेसी कहलाऊंगा। बट सर ये डीम्ड असेसी का क्या मतलब है? डीम्ड असेसी माने माना हुआ करदाता, मतलब एक्चुअल में वो करदाता नहीं है बट उसे मान लिया गया है कि वो क्या है, करदाता। सर ऐसे कैसे हो सकता है, अभी देखेंगे इसके बारे में भी। और एक और होता है असेसी इन डिफॉल्ट। जी हाँ, एक को बोलते हैं असेसी इन डिफॉल्ट। असेसी इन डिफॉल्ट यानी कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, कुछ शर्तें ऐसी होती हैं जहां पर एक नॉर्मल असेसी को डीम्ड असेसी मान लिया जाता है, या एक पर्सन को डीम्ड असेसी मान लिया जाता है, या एक पर्सन को असेसी इन डिफॉल्ट भी माना जाता है। वो कैसे, उसके लिए एक छोटा सा नोट पढ़ते हैं। नॉर्मल असेसी मीन्स तो मैंने आपको बता दिया, असेसी मीन्स अ पर्सन हु इज लायबल टू पे एनी टैक्स। ठीक है, किनारे करते हैं। डीम्ड असेसी पर आते हैं। बुक की लैंग्वेज आपके लिए स्क्रीन पर एक पिक्चर शो हो जाएगी, पिक, उसमें आपको क्लियर दिख जाएगा। डीम्ड असेसी मीन्स क्या है, अ पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन असेसी। एक पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन असेसी यानी कि मान लिया जाएगा वो करदाता है, किस चीज के लिए, फॉर सम अदर पर्सन, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, इज कॉल्ड डीम्ड असेसी। यानी कि कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए मान लिया जाता है। मिस्टर ए हैं, वो करदाता नहीं है, लेकिन बी के लिए, मिस्टर बी के लिए क्या मान लिए गए हैं, वो असेसी मान लिए गए हैं। वो अगर असेसी मान लिए गए हैं तो ये असेसी कौन सा असेसी होता है, डीम्ड असेसी होता है। ठीक है, अब सर ऐसे कैसे हो जाएगा, इनकम टैक्स उसका, लेकिन पे किसे करना है, ए को, यानी कि इनकम उसने कमाई, पे किसे करना है, ए को। ए को मान लिया तुमने असेसी, ऐसे कैसे मान लोगे, जिसकी इनकम वही तो टैक्स देगा। एक मिनट रुको, आगे पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है, आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद, हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल बी ट्रीटेड एज एन असेसी। वो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद में उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यानी कि
कोई भी जो उसके कानूनी उत्तराधिकारी होते हैं, जैसे कि मान लो अगर किसी के पिताजी चल बसे हैं तो उसका जो पुत्र होगा, उसकी जो वाइफ होगी, वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इन नॉर्मल केसेस। ठीक है, मैं स्पेसिफिक नहीं कह रहा, इन नॉर्मल केसेस की मैं बात कर रहा हूँ। नॉर्मल केसेस में वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो जाएंगे। वो क्या माने जाएंगे, विल बी ट्रीटेड एज एन असेसी फॉर दैट इनकम, उस इनकम के लिए ऑफ द डिसेस्ड का मतलब जो व्यक्ति जा चुका है, on which tax has not been paid by the deceased before his death। वो ये कह रहे हैं उसकी मृत्यु से पहले जिस पर उसने टैक्स पे नहीं करा। मैं कह रहा हूं बी कौन है, फादर है। बात समझो, ए कौन है बेटा, सन है। ए कौन है, सन है, यानी कि पुत्र है, बेटा है। फादर ने कुछ इनकम कमाई थी लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया, यहां तक नहीं पहुंचा, उस इनकम पर टैक्स नहीं दिया। और बी क्या हो गया बेटा, चल बसे। बी क्या हो गया बेटा, डेथ हो गई बी की, यानी कि वो क्या हो गए, मर गए, वो डेड हो गए। अब बी की जो विल बनी हुई थी उसके अकॉर्डिंग लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन हुआ, ए, यानी कि उसका पुत्र। ए को उसकी इनकम पर, उसकी कमाई हुई इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए ए क्या कहला रहा है यहाँ पर, डीम्ड असेसी कहला रहा है। इसी को हम डीम्ड असेसी मानते हैं। एक बार और पढ़ लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन, एक मृत्यु की बाद में, हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल बी ट्रीटेड एज एन असेसी, यानी कि एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होगा उसकी कमाई हुई इनकम के लिए क्या माना जाएगा, वो इनकम पर इनकम कमाई हुई के लिए क्या माना जाएगा, असेसी माना जाएगा। फॉर डेट इनकम, कौन सी वाली इनकम, उस इनकम के लिए, ऑफ द डिसीज्ड, जो व्यक्ति मर गया उसकी इनकम के लिए। लेकिन कौन सी इनकम के लिए, उस इनकम ऑन विच टैक्स हैज नॉट बीन पेड, टैक्स हैज नॉट बीन पेड, यानी कि जिस इनकम पर उसने टैक्स नहीं दिया है बाय द डिसीज्ड पर्सन, जो मर गया उसने टैक्स नहीं दिया, उसकी इनकम पर क्या होगा, जो टैक्स देना पड़ेगा, अब उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देना पड़ेगा। कुछ केसेस में हम इन्हें क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव असेसी भी हम इसे बोलते हैं, डीम्ड असेसी को। एक और पॉइंट आ रहा है इसमें सर, उसे भी बता दो। पॉइंट नंबर 2, अ पर्सन रिप्रेजेंटिंग अ फॉरेनर और अ माइनर और अ ल्यूनेटिक इज ट्रीटेड एज एन असेसी फॉर द इनकम ऑफ सच फॉरेनर और माइनर और लूनाटिक। क्या मतलब है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि उसका प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा व्यक्ति कौन हो सकता है, या तो वो विदेशी फॉरेनर हो सकता है, माइनर यानी कि वो 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति, हिंदी में बात करूं तो अवयस्क हो सकता है। और लुनेटिक का मतलब एक पागल मनुष्य हो सकता है। वो कह रहा नहीं जी ये इनकम तो इसने कमाई है, भाई ठीक है ये इनकम इसने कमाई है तो ठीक है तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, वहां पर तुम उसके लिए लायबल माने जाओगे। इन कंडीशंस में भी डीम्ड असेसी उसे माना जाता है। बात करते हैं किसकी, असेसी इन डिफॉल्ट की। असेसी इन डिफॉल्ट बहुत छोटा सा पॉइंट है। अगर आपने टीडीएस पढ़ा हो थोड़ा सा, टीडीएस क्या होता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होता है। छोड़ दो, नहीं भी पढ़ा तो भी कोई बात नहीं है। कोई एक्स लिमिटेड कंपनी है, कौन है, एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ये क्या है, कोई कंपनी है, और यहां पर बहुत सारे क्या एम्प्लॉइज क्या करते हैं, वर्क करते हैं। कौन करते हैं काम, एम्प्लॉइज काम करते हैं, वर्क करते हैं। अब मान लो कोई बंदा है मिस्टर शर्मा, उसको सैलरी मिलती है कंपनी से। कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि उसकी सैलरी पर क्या कर ले, टैक्स को काट ले और उसे गवर्नमेंट को पे कर दे। यही टीडीएस होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, अलग कभी वीडियो में बताएंगे। फिलहाल इतना कि कंपनी ने जिस बंदे को सैलरी दी उसकी सैलरी में से टैक्स का पोर्शन डिडक्ट करके उसको सैलरी देनी होती है। और जो हमने टैक्स वो डिडक्ट करा है विद इन 7 डेज, आई थिंक विद इन 7 डेज गवर्नमेंट को पे करना होता है, जिसे हम बोलते हैं टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, जिसे हम टीडीएस के नाम से भी जानते हैं। अगर किसी कंपनी के व्यक्ति ने या किसी कंपनी ने एम्प्लॉय की इनकम पर टैक्स तो काट लिया लेकिन उसे गवर्नमेंट ड्यूज में जमा नहीं करा, डिपॉजिट नहीं करा, तो ही विल बी ट्रीट एज एन असेसी इन डिफॉल्ट, यानी कि वो असेसी इन डिफॉल्ट माना जाएगा। पढ़ लेते हैं जरा क्या लिखा हुआ है। When a person is responsible for doing any work under the act and he fails to do it, वो कह रहे हैं कि जब एक व्यक्ति क्या होता है, जिम्मेदार होता है कोई कार्य करने के लिए किसी एक्ट के अंतर्गत, and he fails to do it यानी कि वो उसे नहीं कर पाता है, वो फेल हो जाता है, वो असमर्थ हो जाता है, उसे फेल हो जाता है करने से कार्य को, ही इज कॉल्ड एन असेसी इन डिफॉल्ट, वो असेसी इन डिफॉल्ट माना जाता है या बुलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन व्हेन मेकिंग एनी पेमेंट टू अनदर पर्सन, if a person while making any payment to another person, एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को पेमेंट देता है तब क्या होता है, इज लाइबल टू डिडक्ट इनकम टैक्स देयर ऑन एट सोर्स, वो क्या होता है, लाइबल होता है, जिम्मेदार होता है कि उसकी दी हुई इनकम पर वो क्या कर ले,
टैक्स काट ले, यानी कि सोर्स पर टैक्स काट ले। वो सोर्स कुछ भी हो सकता है, कुछ चीज़ों में इंटरेस्ट भी होता है, इंटरेस्ट पर भी टीडीएस जाता है, ठीक है, ब्याज वगैरह पर। सैलरी को मैंने यहाँ पर रखा है, सैलरी पर बेसिकली जाता ही है। डजंट डिडक्ट इनकम टैक्स देयर फ्रॉम, या तो वो वहाँ से डिडक्ट नहीं करता है, इसका मतलब क्या है कि इनकम दे दी बिना टैक्स के, भाई ले जा कोई दिक्कत नहीं, तो अपने आप टैक्स भरियो। जिम्मेदारी उसकी थी कंपनी की, बट उसने नहीं काटा टैक्स, तो भी वो एसएससी इन डिफॉल्ट माना जाएगा। लेकिन अगर काट लिया है, डिपॉजिट नहीं कराया, आगे आएगा ये पॉइंट, एसएससी सॉरी ऊपर आ जाइए, और हैविंग डिडक्टेड, या तो काट लिया है या नहीं काटा है टैक्स, डज नॉट डिपॉजिट इट इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी, ट्रेजरी से मतलब होता है गवर्नमेंट का जो कोष है उसमें हमने जमा नहीं करा है अगर, देन ही विल बी ट्रीटेड एज एन एसएससी इन डिफॉल्ट फॉर दैट इनकम टैक्स, वो उस आयकर के लिए क्या माना जाएगा, एसएससी इन डिफॉल्ट माना जाएगा। किनारे कर दो, सब कुछ खत्म हो गया टॉपिक। सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 कहता है कि नॉर्मल एसएससी है, डीम्ड एसएससी है, एसएससी इन डिफॉल्ट है। नॉर्मल एसएससी मींस एक वो एसएससी जो जिम्मेदार है अपनी कमाई हुई इनकम पर टैक्स देने के लिए, नॉर्मल एसएससी माना जाएगा। डीम्ड एसएससी यानी कि किसी ऐसे व्यक्ति की इनकम जो हमारे लिए अब मान ली गई है, दूसरे व्यक्ति को लिए इनकम मान ली गई है, तो वो डीम्ड एसएससी यानी कि किसी किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो टैक्स पे करें। जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है बेटा वो डीम्ड असेसी माना जाता है। असेसी इन डिफॉल्ट की बात करूं तो मैं कुछ केसेस में अगर किसी एक्ट के अंतर्गत आपकी जिम्मेदारी थी टैक्स पे करना, लेकिन आपने अगर टैक्स पे नहीं करा है तो उस केस में आपको असेसी इन डिफॉल्ट माना जाएगा। किनारे कर दो सब कुछ। एक पॉइंट और समझना है हमें, बस क्या समझना है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 समझना है। किसका है, असेसमेंट ईयर का है। किसका है, असेसमेंट ईयर। सर एक सेक्शन पढ़ाया था सेक्शन 3, उसमें तो बेटा प्रीवियस ईयर देखा था, आज हम क्या देख रहे हैं, असेसमेंट ईयर गिवन है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 कहता है असेसमेंट ईयर मींस द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। असेसमेंट ईयर कितने महीने का पीरियड होता है, 12 महीने का पीरियड होता है। कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर। एवरी ईयर मतलब यानी प्रत्येक वर्ष के अप्रैल को स्टार्ट होता है, कमेंस होता है, एंड एंडिंग ऑन 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर, यानी कि अगले साल की 31 मार्च को खत्म हो जाता है। बस असेसमेंट ईयर को साइड कर दो, खत्म हो गया, बस इतना ही है। आगे बढ़ते हैं। An assessee is liable to pay tax on the income of the previous year during the following financial year is called the assessment year। क्या कह रहे हैं, assessee liable होता है, हमने assessee की बात कर ली आज। assessee liable होता है बेटा assessment year में टैक्स देने के लिए उस इनकम पर जो इनकम उसने प्रीवियस ईयर में कमाई होती है। इनकम प्रीवियस ईयर में कमाओ, टैक्स असेसमेंट ईयर में दे दो, बस इतना सही तो माजरा है। खत्म हो गया हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस। थैंक यू बच्चों।